नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सीरीज ईएमआरएस और केबीएस, एनबीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज हम प्रश्न नंबर 77 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द शक्ति जैसे ही हमारे दिमाग में ये शब्द आता है तो मन में काव्य शास्त्र की कई किताबें आने लगती हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसके उत्तर दिए गए हैं। कई किताबों में सरलता के दृष्टिकोण से उत्तर दिए गए हैं, कई में बहुत क्लिष्ट तरीके से दिया गया है और इस पे बहुत लंबा अध्ययन किया जा सकता है। गहराई और व्यापकता दोनों के दृष्टिकोण से हम चर्चा कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 2-3 साल पहले एक वीडियो में शब्द शक्ति को लेकर अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, जब हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया करते थे। लेकिन जब से मेंस परीक्षा की बात चलने लगी है, तो मन में आया कि शब्द शक्ति को एक बार फिर से रिवाइज किया जाए और कोशिश की जाए कि विद्यार्थी लिखित परीक्षाओं में जो ठोस चीज़ें हैं उनको लिख पाएँ और आसानी से चीज़ों को याद करते हुए, समझते हुए उत्तर के रूप में लिखें। तो शब्द शक्ति जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये प्रश्न उन तमाम प्रश्नों में महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति आप देखेंगे कि अपने व्यावहारिक जीवन में हम सब काफ़ी इसका प्रयोग करते हैं और पूरा जीवन इन्हीं शब्द शक्तियों पर ही आधारित है। आपका किसी से संबंध बनना बिगड़ना इन शब्द शक्तियों का ही खेल है। तो आखिरकार ये शब्द शक्ति क्या है, इनको हम देखते हैं। अगर हम पारिभाषिक रूप में देखें तो शब्द शक्ति जिस साधन या शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द और अर्थ, शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ कैसे हम जान पा रहे हैं या फिर उस शब्द के अर्थ को कैसे हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको बतलाती है शब्द शक्ति। तो जैसा कि आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, तो शब्दार्थो सहितौ काव्यम, भामा ने काव्य की परिभाषा दी थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि शब्द जब अपने अर्थ को का बोध कराता है, तो उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जो शब्द है, वर्ड है, उसमें भी क्या है, पावर है। इसका मुख्य कार्य अर्थ का बोध कराना है। जैसे पेपर कैसा हुआ, उत्तर ठीक हुआ। आप सभी के व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ ही उदाहरण हमने लिया है। आमतौर पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक तो लोग पूछते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है, तो आप बोलते हैं कि ठीक ही चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। ये जो ठीक शब्द है, ये आप देखें कि व्यक्ति के मनोभाव के ऊपर निर्भर है कि इसका अर्थ कैसा है। ठीक है, ठीक शब्द को हम अलग अलग तरीके से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। एक है कि ठीक हुआ है, एक आपने पेपर देकर आया और नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, लेकिन अंदर की बात, अंदर आत्मा जानती है कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। दुनिया तो जान रही है कि आपका पेपर ठीक हुआ है। तो ये ठीक जो है, इसका जो अर्थ जैसे जैसे लेगा, वो शब्द शक्ति के हिसाब से उसको अ, ग्रहण करेगा। तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपसे कोई मिलता है और बोलता है कि और कैसे हैं या फिर क्या हालचाल है, तो आप बोलते हैं ठीक है मुस्कुरा के। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि यूं जो तुम मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छिपा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा कर हाँ बोल रहा है तो वो सही में ही अच्छा होगा। तो जो जिस तरीके का होगा वैसा ही उसका अर्थ ग्रहण करेगा। तो शब्द शक्तियों का भी विद्वानों ने विभाजन किया कि कैसे हम अर्थ को ग्रहण करेंगे या फिर उसको समझेंगे। शब्द शक्ति की शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, जो 3 प्रकार के अर्थों को वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को बताती हैं। संक्षेप में एक टेबल बनाकर आप नोट कर सकते हैं कि वाचक शब्द है, अर्थ वाच्यार्थ,
शक्ति अभिधा, लक्षक शब्द है, अर्थ लक्ष्यार्थ लक्षणा, व्यंजक शब्द है, अर्थ व्यंग्यार्थ और शक्ति व्यंजना। आप देख रहे हैं कि शब्द शक्ति में ज्यादातर जोर किस पर दिया गया है? अर्थ पर जोर दिया गया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब हम किसी के भी बातों को ठीक से नहीं सुनते हैं, सुनना भी क्या एक कला है, नहीं सुनते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं और फिर जो बात अच्छे से बननी चाहिए वो बिगड़ जाती है। तो जीवन में आपने देखा कि शब्द और अर्थ का काफी महत्वपूर्ण रोल है और शब्द के अपने अर्थ होते हैं और जो सामने वाला है उसको कैसे ग्रहण करता है, इन सभी प्रक्रियाओं को हम शब्द शक्ति नाम दे सकते हैं। तो पूरा इसी तरीके से आपको लिखना है। आगे आप बताएंगे कि आखिरकार अभिधा शब्द शक्ति क्या है। मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं, यानी कि जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो मुख्य अर्थ है, जो सीधा सीधा अर्थ है, जिसको कि घुमाया नहीं गया है, तो उसको हम बोलते हैं अभिधा। यानी किसी शब्द के सुनने से तुरंत उसका अर्थ पता हो जाए तो वही मुख्य अर्थ होता है। यानी जैसे आपने सुना और उसका अर्थ सीधे सीधे निकल गया तो उसको हम बोलते हैं अभिधा, जिसमें कि कोई बात घुमा कर नहीं कही जा रही हो। जैसे मैं खाना खाता हूं, ठीक है, तो ये हो गया अभिधा। जैसा आपने सुना उसी तरीके से उसका अर्थ निकल गया। अभिधा शक्ति जो है इसको भी 3 प्रकार इसके भेद किए गए हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ि क्या है? ऐसे शब्दों को रूढ़ि कहते हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं होती और वे समुदाय शक्ति बोधक होते हैं। जैसे पेड़, घोड़ा, मणि। जैसे हमने पेड़ शब्द का प्रयोग किया तो आपके सामने एक कोई पेड़ का चित्र आएगा। घोड़ा का शब्द प्रयोग किया तो आपके सामने घोड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इधर उधर का अर्थ नहीं आएगा, जैसा आपने सुना उसी तरीके का अर्थ आ गया। यहाँ पर है एक बिहारी, कवि बिहारी का उदाहरण हमने लिया हुआ है और बिहारी को आप जानते हैं कि शब्द शक्ति का प्रयोग करने में काफी माहिर थे, खासतौर से समाहार शब्दावली में। गागर में सागर भरने के लिए ये जाने जाते थे, ठीक है। तो इन्हीं का उदाहरण है, अजौ तरन्यो ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसर लेहो बसी मुकुतन के संग। यहाँ पर एक कर्णफूल की बात की जा रही है और कर्णफूल जब हम बोलते हैं तो इसमें कान, नाक, बेसर और मोती, इन सब का पूरा एक जो समन्वय होता है उसको मिलाकर ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये रूढ़ि के रूप में हो गया है, ठीक है। तो ये अभिधा शक्ति का पहला था। दूसरा अगर हम देखें तो यौगिक है। यौगिक का मतलब ये है कि मिश्रण से जुड़ा है। 2 अवयवों के योग से बने शब्द यौगिक होते हैं। इनमें प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्द का ज्ञान होता है। जैसे भूपति, भूपति में भू का मतलब पृथ्वी, पति का मतलब मालिक। 2 शब्द हैं, भू है और पति। दोनों अलग अलग हैं। जब ये अलग अलग प्रयुक्त होंगे तो अलग अलग अर्थ होगा, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो इनका एक यौगिक अर्थ होगा जिसका अर्थ है राजा। नॉर्मली हम भू का प्रयोग करेंगे पृथ्वी के लिए, लेकिन इसमें पति जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये राजा के अर्थ में प्रयोग होगा, जो कि मतलब पृथ्वी का मालिक है, यानी कि राजा। इसी प्रकार पाठशाला, पाचक आदि भी यौगिक है। कई बार व्याकरण के रूप में ऋण, यौगिक, योग ऋण शब्द पूछे जाते हैं, जो कि शब्द शक्ति के ही एक अंग के तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर बिहारी का एक और दोहा दिया गया, चिरजीव जूरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिवे वृषभानुजा ये हलधर के वीर। इसमें कई बार अलंकार भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर शब्द शक्ति के माध्यम से पूछा गया कि अभिधा के अंतर्गत जो यौगिक है, वृषभानुजा का जो अर्थ है वो राधा है और हलधर का अर्थ है बलराम, ठीक है। तो ये यौगिक का उदाहरण है। योग रूढ़, योग रूढ़ में रूढ़ि और यौगिक दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण होता है। यह यौगिक शब्दों की तरह
अव्ययार्थ से युक्त होकर भी विशेष अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गणनायक। यहाँ गणनायक गणेश जी के अर्थ का वाचक है। वाचक का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष रूप से अर्थ को संकेतित करता है, उसको हम वाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप आमतौर पर इसको उपमा अलंकार के अंतर्गत भी देखे होंगे, जो कि एक लक्षण के तौर पर आप पकड़ लेते हैं कि इसमें उपमा अलंकार। तो गणनायक आपने शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ क्या निकला? गणेश निकला। जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन। तो यहाँ पर जो गणनायक शब्द का प्रयोग हुआ है वो गणेश जी के लिए हुआ है। तो ये योग रूढ़ है। ठीक है, अब हम अगली शब्द शक्ति के बारे में बात करें तो उसका नाम है लक्षणा शक्ति। लक्षणा यानी मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण यदि उससे संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो लक्षणा शक्ति होती है। कई बार इसको बोला जाता है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न, यानी कि जो आपने सुना वो नहीं होकर उसका कोई और अर्थ निकलता है, तो इसको हम लक्षणा शब्द शक्ति के तौर पर जानते हैं। जैसे आपने छायावादी कवियों की कविताओं को पढ़ा होगा तो उन्होंने लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है, लाक्षणिक भाषा शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। इसीलिए उनकी कविता ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं कुछ और उसकी छाया कहीं और पड़ रही, इसीलिए उसको लाक्षणिक भाषा कहा गया है। यानी कि मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में आप कोटेशन दे सकते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ प्रयोजनार्थ। रूढ़ और प्रयोजन के कारण यदि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो तो वहां पर लक्षणा शक्ति होती है। अर्थ ग्रहण की दो स्थितियां होती हैं, रूढ़ और प्रयोजन। लक्षणा के रूढ़ और प्रयोजन के आधार पर दो भेद किए गए हैं, रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ लक्षणा क्या है? जब रूढ़ या प्रयोग प्रवाह यानी कि सामाजिक चलन या प्रचलन के आधार पर लक्षणा की जाए तो मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो वहां पर रूढ़ लक्षणा होती है। इसका उदाहरण गाजीपुर वीरों की धरती, यह वाक्य है। आमतौर पर जब भी हम गाजीपुर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बलिदानी धरती है, वीरों की धरती है। इसी तरीके से आपने अलग अलग इलाकों के बारे में, जैसे बीहड़ की धरती बुंदेलखंड, ठीक है, इसके अलावा बागी बलिया कई बार आपने सुना होगा, या फिर कई बार आपने सुना होगा अपने दोस्तों के बीच में कि एक बिहारी 100 पर भारी। ये सब क्या है? रूढ़िगत हो गए। जैसे पहाड़ी लोगों के बारे में भी बोला जाता है। हर एरिया में जो कि समाज में प्रचलित है उसके आधार पर जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है और लक्ष्यार्थ उसका ग्रहण किया जाता है तो वहां पर रूढ़ लक्षणा होती है। तो हमने अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, आप सभी भी दे सकते हैं। जैसे हमने बहुत बार सुना कि गाजीपुर वीरों की धरती है, इससे पता चल रहा है उस एरिया के बारे में, उस जिले के बारे में पता चल जा रहा है कि वहां समाज में क्या चलन है। दिनकर जी का एक उदाहरण है, जिसे चूम हंसती है दुनिया उसे देख मैं रोती। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अंतर्विरोध है, ठीक है। तो रूढ़ लक्षणा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप सभी भी अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर उदाहरण दे सकते हैं। यही अंतर आपकी कॉपी में आपके नंबर को भी कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। प्रयोजनवती लक्षण, जब किसी अभिप्राय विशेष या प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए लक्षणा की जाए तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा में घर है या मेरा घर स्टेशन पर। तो गंगा में घर है मतलब ऐसा तो है नहीं कि गंगा नदी में होगा या तो उसके तट के आसपास में होगा। जैसे किसी का घर 80 घाट पर है, ठीक है, तो वो बोल सकता है कि गंगा में घर है। तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि उसके कहने का मतलब है कि उसके घर से गंगा का किनारा सटा हुआ है, तट पर ही है। या फिर मेरा घर स्टेशन पर है, तो किसी का घर स्टेशन पर तो होगा नहीं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका घर स्टेशन के बगल में होगा,
तो ये प्रयोजनवती लक्षणा है, यानी कि जो व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होकर कोई और अर्थ उसका निकल रहा है। अब बस क्या है, सही से सुनना है और उसके अर्थ को निकालना है। कई बार जैसे हम ही आप सभी को लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के तो मन में आता होगा कि ये तो ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहा है, पता नहीं इनका पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं आएगा। तो आप अर्थ का अनर्थ इधर उधर ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियसली वो समझ जाए, बढ़िया से सुने और उसको लगे कि नहीं, इनका प्रयोजन वही है जो हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन पढ़ना है और सर का प्रयोजन है पढ़ाना, तब उस अर्थ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और नहीं तो फिर ठीक से नहीं सुनेंगे तो बार बार बोलेंगे, सर आपके यहाँ पीडीएफ मिलती है, सर आपकी प्लेलिस्ट ठीक नहीं है, सर ये वीडियो नहीं मिल रही है, सर कहीं आप और जगह भी पढ़ाते हैं क्या। और सबसे बड़ा तो लगता है कि क्या मैं आपके वीडियो को लगातार देखता रहूं तो मैं सफल हो सकता? तो भाई क्या मैं कोई पंचनामा इत्यादि बनवा कर दूं? मेहनत आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे, और हमारा जो प्रयास है हम तो कर ही रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शब्द शक्ति हम पढ़ रहे हैं ये कोई सामान्य टॉपिक नहीं है, इसको आप अपने जीवन में भी प्रतिदिन इसका मुकाबला आप कर रहे हैं। तो प्रयोजनवती लक्षण आप अच्छे से समझ गए होंगे। कामायनी की कुछ पंक्तियां हैं। लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृत रचती। तो कामायनी की ये पंक्तियां हैं। आप चाहे तो पंक्तियों को लिख सकते हैं या फिर उदाहरण से भी आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हर एंगल से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो उदाहरणों से आराम से काम कर सकते हैं। और जो ये लेक्चर है, कम से कम इसमें 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। हमने भले 77 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आप रख सकते हैं शब्द शक्ति को लेकर, और बाकी जो तीनों शब्द शक्तियां हैं उनसे भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप समझ गए तो फिर आप किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए, चाहे कान इधर से पकड़ने के लिए बोला जाए, चाहे इधर से पकड़ने के लिए बोला जाए, आराम से आप कर लेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के बाद जो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना, काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसके शब्द को हम तोड़ कर देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि अंजन। इसमें संधि भी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, वी का अर्थ है विशेष और अंजन का अर्थ है आंख में लगाने वाला अंजन या फिर काजल। आप लोगों ने देखा होगा, आप आंख में काजल लगाते हैं तो थोड़ा सा आपका सौंदर्य क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है कि वो छिप कर ही आपके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बहुत सारे लोग सज धज कर चलते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति जो है उसका जो शाब्दिक विखंडन हमने किया यहाँ पर अर्थ समझाने के लिए कि विशेष रूप से अंजन करना। व्यंजना व्यापार के द्वारा छिपा हुआ गुण रहस्य प्रकट होता है, यानी कि इसमें मुख्यार्थ में बाधा भी उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि जो मुख्यार्थ है उसका एक अन्य अर्थ उभर कर सामने आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ही लोगों से संबंधित यहाँ पर उदाहरण हमने खोज कर रखा हुआ है कि जैसे यदि ऐसे छात्र को जो पढ़ने में ध्यान नहीं देता कहा जाए कि आप तो बहुत अध्ययनशील हैं, तो यहाँ व्यंजना से इसके विपरीत अभिप्राय प्रकट होगा कि आप खाक भूसा कुछ भी नहीं पढ़ते। अगर कई बार व्यंग्य आपने अक्सर परिवार में भी व्यंग्य सुना होगा, खासतौर से जो देवरानी जेठानी या फिर ननद सास, इन सबके बीच में रिलेशन होते हैं, आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग बहुत घातक तरीके से किया जाता है। आपने जरूर इसको कभी न कभी महसूस भी किया होगा। जैसे कोई बोले कि फला बहुत ईमानदार है, तो आजकल ईमानदार का उल्टा अर्थ निकलता है कि बहुत बड़ा बेईमान हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले ईमानदार का सही में अर्थ ईमानदार होता था। जैसे कोई बोले कि वो बहुत पावरफुल है, तो समझिए कि वो कहीं न कहीं बदमाश या फिर गुंडा जिसको बोल सकते हैं, दूसरे अर्थों में।
आजकल जो शब्दों के अर्थ है ना वो दूसरे हिसाब से हो गए हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीजें आप कैच कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो। धीरे धीरे जो शब्द हैं वो अपने मूल अर्थ को खोते जा रहे हैं, उनके दूसरे मूल अर्थ वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया कि आप तो बहुत अध्ययनशील हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना आप तो बहुत जानकार हैं। आप कई बार आपने सुना होगा अरे वो तो बहुत चालाक है। चालाक का मतलब कि बहुत धूर्त भी हो सकता है वो। तो इसका एक दूसरा अर्थ यहाँ पर, आजकल चालाक का अर्थ सही में वो अर्थ नहीं है जो हम लोग समझते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसी तरीके से चिंतन मनन करके आप उदाहरण देंगे। रटने का प्रयास तो आपको करना है लेकिन समझना भी है। व्यंजना शब्द शक्ति आप समझ गए होंगे। व्यंजना के दो प्रकार हो जाते हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना भी दो प्रकार की होती है, अभिधामूला और लक्षणामूला। अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना में सदा द्वयार्थक शब्द प्रयोग होते हैं और लक्षणामूला में लाक्षणिक पदों का प्रयोग होता है। और इसके भी कई मतलब विशेषताएं बतलाई गई हैं, जिसमें मैंने एक उदाहरण लिया है साहचर्य का। जैसे राम लखन सिय कानन बसहि, यहाँ पर राम के कई अर्थ हैं। राम को बलराम के रूप में भी देखा जाता है, दशरथ के पुत्र के रूप में भी देखा जाता है। राम लखन सिय कानन बसहि, यहाँ पर जब जंगल में बसने की बात कही जा रही है राम लखन सिंह, तो ये राम वही है जो कि सीता के पति। यहाँ पर ये अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना, जब किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए लाक्षणिक पद प्रयुक्त किया जाए तो वहां पर लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना होती है। जैसे बैठी रही हमहू ही हारी, कहां लग टारिये हाथन गांजे। मतीराम का एक दोहा यहाँ पर लिया गया है जो कि लाक्षणिक पद के तौर पर है। और रीतिकाल में भी आप देखेंगे कि लक्षण ग्रंथ लिखे गए और फिर लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खूब किया गया है। आर्थी व्यंजना, जब वक्ता बोधव्य काकु वाक्य वाच्य अन्य सन्निधि प्रस्ताव देश काल एवं चेष्टा की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो तो आर्थी व्यंजना होती है। जब मैं पढ़ रहा था तो एक दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया था जहां पर नायिका को अपने रूप पर गर्व था, अपने रूप पर उसको गर्व था और जो नायक है वो नायिका से बेइंतहा जिसको कहा जा सकता है कि प्रेम कर रहा था, वो बताया हुआ। लेकिन वो थोड़ा सा पद कठिन था तो हमने उसी से मिलता जुलता पद यहाँ पर लिया कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुछ सयानप बांक नहीं, तुम कौन धी पाटी पढ़े हो लला, मन ले उपदे छटाक ने। तो घनानंद की यह पंक्ति आप जानते हैं कि एक तरफा प्रेम को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या है, आर्थी व्यंजना है। यहाँ पर घनानंद पूछते हैं, बताते हैं वो कि जो प्रेम का मार्ग है वो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। देखने में लगता है कि सीधा मार्ग है लेकिन कठिन है। और कहा कि तुम कौन पाटी पढ़े हो लला, मन ले उपदे छटाक नहीं। यानी कि किस पाठशाला में आप पढ़े हैं कि मन तो हमारा अपने तरफ आपने खींच लिया। मन किस वजह से खींचा गया है, रूप। खासतौर से जब भी प्रेम इत्यादि की बात आती है तो सबके दिमाग में पहला क्या आता है, रूप आता है। कोई किसी के गुण से बहुत कम प्रेम करता है। पहला जो प्रेम होता है रूप सौंदर्य, जो बाहरी ताम झाम है उसके आधार पर प्रेम होता है। फिर बाद में धीरे धीरे जब सच्चाई पता चलती है, कोई अपने मन की बात बोल देता है और तुरंत प्रेम टूट जाता है। अभी जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं तो फरवरी का महीना चल ही रहा है, तो इसमें बहुत सारे अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कोई कहीं एक डेथ पॉइंट होता है वहां से कूद कर अपनी जान दे दिया, 5-6 दिन खुश था, फिर पता नहीं, ऐसे ऐसे न्यूज आते रहते हैं। तो यही चीज है। हालांकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से हमने बताया। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द शक्ति को बहुत लंबे चौड़े में बताया जा सकता है लेकिन टू द पॉइंट सटीक तौर पर किस तरीके से लिखना चाहिए हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में शब्द शक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और कम से कम आपके 4 प्रश्न इसमें तैयार हो गए। पहला तो शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है वो आप बता देंगे, तो पहला स्लाइड इसके लिए काफी है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है, उदाहरण सहित अगर केवल अभिधा पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देंगे।
फिर इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर आएगा अलग से, तो आराम से आप उदाहरण देते हुए बता देंगे। अपने एरिया का उदाहरण दीजिए आप, जो व्यवहारिक रूप में आपने अनुभूत किया है। और अगर व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित अलग से सवाल पूछ लिया जाए तो भी आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। एक से अधिक बार आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और आपको जरूर यह अनुभूत होगा कि जैसे ही आपका एग्जाम मेंस खत्म होगा, लोग पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ और आपका उत्तर वही रहेगा कि ठीक हुआ है। फिर आप पूछने वाले के ऊपर निर्भर है कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। जैसे परिचय बहुत नहीं है तो आप बोलेंगे ठीक हुआ, तो वो ठीक मानकर चला जाएगा। लेकिन जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, वो आपकी आंखों को पढ़ेगा, आपके मनोभावों को समझेगा, वो बोलेगा कि सही बताओ ठीक हुआ है। और जब आप और अपने करीब किसी से बताएंगे तो ठीक का अर्थ सब जगह अलग अलग है। यही है शब्द शक्ति। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि हमने जो चीजें आप सभी को समझाने की कोशिश की है वो समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।